हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और जो हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनसे नोट्स बना रहे होंगे, देख रहे होंगे और बार बार उनका रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने जो उपस्थित हुए हैं वो है हमारा जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज चल रही है, उसी में अगला लेक्चर लेके आए हैं। लेक्चर नंबर आज 11 होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही आनंदमय है और आसान शब्दों में समझेंगे और हम समझाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़े अपने जो ऑफलाइन बैच है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, मॉर्निंग में हमारे ऑफलाइन जो बैच हैं उनके बारे में बता रहे हैं हम। 7 से 10 बजे तक आरओ एआरओ 2023 के लिए बैच अभी रनिंग में है और 2024 का जो पीसीएस पीटी होगा प्रीलिम्स होगा, उसके लिए ये बैच आरंभ है 7 से 10 बजे तक। और 9 से 12 बजे तक पुलिस, यूपी पुलिस का है। ये दो बैच सिमिलियर आरंभ है, 9 से 10, 9 से 12, ये दो बैच सिमिलियर आरंभ हैं। फिर इवनिंग की अगर हम बात करें तो 3 से 6 बजे तक ये भी हमारा यूपी पुलिस का बैच आरंभ है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग जो पास के हैं वो आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही आनंदमय है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो इसी से रहती है, मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार ये भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये तो रहा हमारा अपने संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि मौलिक अधिकार, या इन्हीं को एक शब्द और नाम दिया जाता है मूल अधिकार। क्या नाम दिया जाता है? मूल अधिकार नाम दिया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मूल शब्द क्या है। देखो, जीवन जीने के लिए जो अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जीवन जीने के लिए जो अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इनसे व्यक्ति के चहुमुखी विकास की संभावना होती है। चहुमुखी जैसे नैतिक विकास है, बौद्धिक विकास है, भौतिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है और एक सभ्य समाज की नींव पड़ती है। उन्हीं को हम मूल अधिकार नाम देते हैं। मूल का कहते नहीं है कि आपकी मूलभूत आवश्यकता के मतलब शुरुआती, बिल्कुल शुरुआती मतलब मूल तत्व क्या है ऐसे। तो मूल अधिकार क्या है? जो जीवन जीने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं, जिनसे व्यक्ति के चहुमुखी विकास की संभावना रहती है और एक सभ्य समाज की नींव पड़ती है, उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं। उससे पहले, मूल अधिकारों को पढ़ाने से पहले हम कुछ शब्दावलियों को समझेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा अधिकारों के प्रकार। सामान्य तौर पर जो अधिकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
4 प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं हम पहला अधिकार है हमारा प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है हमारा मानवाधिकार, तीसरा हमारा कानूनी अधिकार और जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मौलिक अधिकार। इन्हीं को हम बात करें तो इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे एफआर कह देते हैं, शॉर्ट में हम इसको एफआर कह देते हैं। तो देखिए प्राकृतिक अधिकार क्या है, इनका जो जनक है प्राकृतिक अधिकारों का जो पिता माना जाता है या जनक माना जाता है वो जॉन लॉक को माना जाता है। किसको? जॉन लॉक को। देखो एक एक शब्दावली को बहुत अच्छे से समझना है। मौलिक अधिकारों से कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, आरओ हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आप इनको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिए, ठीक। तो देखो जॉन लॉक इसके पिता माने जाते। प्राकृतिक अधिकार क्या है? मतलब जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें जो अधिकार दिए हैं, जैसे हंसने का अधिकार, ये मेरा अपना अधिकार है। अब भाई हंसना मुझे किसी ने सिखाया नहीं, अचानक आया, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। खेलने का अधिकार, किसी को देखने का अधिकार, ये हमारे ऐसे अधिकार हैं जब हम जन्मे उसके बाद तुरंत से हमको प्राप्त हो गए। ऐसे अधिकारों को हमने प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल अधिकार या प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार कहा है। अब बताइए, आप जब जन्मे थे तब आपको रोने का अधिकार किसी ने दिया था? उस समय आप रोए थे क्या? आपके मन में आया था आप रो लिए थे, आपके मन में आया आप हंस लिए। तो ये जो अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार नाम देते हैं। जैसे ये किसके द्वारा प्रदत्त हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। जैसे हंसना, देखना, उठना, खेलना, ये जितनी भी आपके अंदर तक अंतर क्रियाएं हैं उस लगभग में सभी हमारा प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, ठीक। और इसके पिता जॉन लॉक हैं। अब हम मानवाधिकारों की बात करें तो देखो हैं ये एक प्रकृति द्वारा ही दिए गए अधिकार हैं। ठीक है भाई, हमें खाना खाना ये हमारा एक मानवाधिकार है। ठीक है, हमें कोई काम करना है ये हमारा मानवाधिकार है ये प्रकृति द्वारा। लेकिन इनको वास्तव में जो लागू किया गया है, जो हमारा यूएनओ संस्था है, विश्व पर यूएनओ संस्था है, उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा चार्टर के रूप में दिए गए। जो हमारा यूएनओ संस्था है उसने इसे 1948 में एक चार्टर के रूप में प्रदान किया है। हैं ये प्राकृतिक ही अधिकार, लेकिन इनको जो हमारा यूएनओ संस्था है उसके द्वारा यूएनओ चार्टर के माध्यम से 1948 के एक्ट के तहत इनको प्रदान किया गया है। ये ऐसे अधिकार हैं, यूएनओ चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1948 के तहत ये दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व लेवल की संस्था है उसके द्वारा विश्व के सभी व्यक्तियों को ये प्रदान किए गए हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जिनका कभी निलंबन नहीं हो सकता, ये हमेशा मानव के साथ रहते हैं, इनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
और यूएनओ संस्था, उसके जो चार्टर एक्ट था उसके तहत दिए गए हैं ये। ठीक है, तो ये मानवाधिकार हैं। मानवाधिकारों के तहत ही व्यक्ति वास्तव में अपनी अभिव्यक्ति का प्रचार प्रसार करता है, मतलब बोल सकता है। कोई गलत कार्य हो रहा है तब भी वह बोल सकता है, वो उसका मानवाधिकार है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कानूनी अधिकार की। तो ये कौन से अधिकार है? ये ऐसे अधिकार हैं कि किसी देश के सरकारों द्वारा लिखित रूप से या मौखिक रूप से प्रदत्त किए जाते हैं। उन अधिकारों को हम कानूनी अधिकार कहते हैं और इनमें वहाँ की सरकारों या संसद के माध्यम से आसान तरीके से बदलाव किया जा सकता है। आसान तरीके से बदलाव किया जा सकता है। ठीक, तो ये कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार हैं किसी देश विशेष की सरकार या संसद द्वारा व्यक्तियों को प्रदत्त किए गए हैं। ये कौन से हैं? मतलब कानून बनाकर किसी देश की सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, इनको हमने क्या कहा है? कानूनी अधिकार कहा है। और इनमें क्या है? साधारण तरीके से बदलाव किया जा सकता है, साधारण तरीके से इनमें बदलाव किया जाता है। अब हम बात करेंगे आपके मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो 4 प्रकार के अधिकार हमने देख लिए। प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार जो दिए गए थे वो दिए गए थे हमारे 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता। मैंने बोला 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कुछ अभ्यर्थी हैं ऐसा सोचते हैं कि नहीं 16 अक्टूबर को मनाया, नहीं, 16 अक्टूबर 1993 में हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार थे, हमारे भारत का मानवाधिकार है, उसकी स्थापना हुई थी। जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है 16 अक्टूबर 1993 को उसकी हुई थी। लेकिन विश्व मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अपने मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार क्या है? पहले तो हम ये मूल शब्द की बात जानेंगे। देखो, ये हैं जीवन जीने के लिए। मूल शब्द का अर्थ क्या है? जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जिनसे व्यक्ति के चहुमुखी विकास की पूर्ण संभावना होती है। और इन अधिकारों से सभ्य
समाज की नींव पड़ती है, उन्हीं को हमने कहा है मूल अधिकार। उन्हीं को क्या नाम दिया है हमने? मूल अधिकार। मूल अधिकार। यहां चहुमुखी विकास से क्या तात्पर्य? चहुमुखी मतलब संपूर्ण विकास एक व्यक्ति का जो उसके जीवन में आवश्यक है, उन विकास की बात कर रहा है। जैसे नैतिकता की बात करता है, नैतिक जीवन की। चहुमुखी विकास में किस किस को रखेंगे हम? 4 कारकों को रखेंगे। नैतिक है, भौतिक है, नैतिक विकास व्यक्ति का, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास। इनसे क्या हो सकता है? बौद्धिक। बौद्धिक मतलब अपनी इंटेलिजेंसी, मतलब बुद्धि, अपना खुद का विकास। ठीक है, नैतिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। विकास। ठीक है, चहुमुखी विकास में किन किन कारकों को रखा जाता है? नैतिक विकास को रखा जाता है, भौतिक विकास को रखा जाता है, बौद्धिक विकास को रखा जाता है और आध्यात्मिक विकास को रखा जाता है। ये हमारे मूल की परिभाषा है। ठीक है, मूल शब्द क्या है या मूल अधिकार क्या है, ये है। अब हम बात करेंगे जो मूल अधिकारों का इतिहास है उसके बारे में। तो देखो, मूल अधिकारों की अगर हम बात करें, FR, अगर हम फंडामेंटल राइट कह दें या इनको FR कह दें, तो FR के इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास, FR के इतिहास की बात करें तो ये घटना किस समय अस्तित्व में आई, मतलब FR कब अस्तित्व में आई। FRO की अगर हम बात करें तो ये FR उस समय अस्तित्व में आए 1215 की बात है। कौन से सन की बात है? 1215 सन की बात है कि ब्रिटेन का एक राजा था जॉन साइमन या साइमन जॉन। ठीक है, तो अपनी सभा लगाए बैठे थे और एक युद्ध की बातें चल रही थी कि ऐसे ऐसे युद्ध करना है। तभी जो जनता थी उसने कहा कि महाराज या सर, जो भी कहा होगा, या लॉर्ड, कि सर हम आपके साथ युद्ध में लड़ने तो जाते हैं, आप जो कहते हैं हम वो करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तब उस जॉन ने, जो साइमन जॉन था, उसने 1215 में अपनी जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से, हाँ, उस राजा ने भी कहा ठीक है आप कहते हैं तो वास्तव में मान के चलो आप युद्ध में गए और मर गए तो आपके जो बच्चे हैं या पत्नी हैं उसके लिए कुछ किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसी को देखते हुए उस राजा ने जनता को 1215 में साइमन जॉन ने सर्वप्रथम, ब्रिटेन का राजा ही, ब्रिटेन का राजा है, कहां का राजा है? ब्रिटेन के राजा ने अपनी जनता को जो मौलिक अधिकार दिए थे वो मैग्ना कार्टा के रूप में दिए थे। किसके रूप में दिए थे? मैग्ना कार्टा के रूप में। और मैग्ना कार्टा का तात्पर्य अर्थ क्या होता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है, मान लीजिए आपने हमसे कहा कि सर मुझे पॉलिटी को पूरा पढ़ाइए। वैसे हमने सोचा था कि नहीं आधा ही हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, अब और आपने जब मांग की कि सर मुझे पॉलिटी पूरा पढ़ाइए और मैंने उस पॉलिटी को पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से किए जाने वाला कार्य मैग्ना कार्टा कहलाएगा। ठीक है, मानो आपने किसी से कोई मांग की और आपकी वो मांग मान ली गई तो वो आपके लिए मैग्ना कार्टा होगा। यही तो है, जनता ने मांग की, राजा ने दे दिया, तो वो मैग्ना कार्टा के रूप में दिए थे ये मौलिक अधिकार। तो विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात हुई है वो कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई है, जॉन साइमन के द्वारा की गई है, मैग्ना कार्टा के रूप में बात की गई है। अब हम बात करते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। देखो ये पैट में पिछली बार पूछा गया था, 2022 का जो पैट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। उस क्रांति में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम जो मांग हुई थी, ठीक है, सर्वप्रथम मांग की गई है मौलिक अधिकारों में, ये तो दिए गए, लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक क्रांति के द्वारा मांग हुई है। वो कहाँ पे हुई है? फ्रांस में। फ्रांस में क्रांति के समय सर्वप्रथम मांग की गई और सबसे पहले इन अधिकारों को लिखित रूप में जो दिया गया है वो किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा, ठीक है, सर्वप्रथम लिखित रूप में। लिखित रूप में किसके द्वारा? 1791 में लिखित रूप में पहली बार यूएसए द्वारा दिए गए, ठीक है। तो पहली मांग कब हुई? पहली बार इनका विकास कहाँ से हुआ? 1215 में जॉन साइमन द्वारा। लेकिन क्रांति के द्वारा पहली बार मांग हुई थी, वो कब हुई थी? 1789 में। और 1791 में सॉरी 1791 में पहली बार लिखित रूप में जो प्रदान किए थे वो किसने किए थे? अमेरिका ने किए थे। अब अगर हम बात करें अपने भारत की, तो अपने भारत में ये जो मांग हुई है मौलिक अधिकारों की, वो कब कब हुई है? देखो, एक एक बात को अच्छे से नोट डाउन करते रहना। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग ये कब कब हुई है? तो देखो, सबसे पहले 1895 में बीजी तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा भाई स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है, बीजी तिलक द्वारा। फिर अगली जो मांग हुई है 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में जो अपनी नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, उसमें भी एक आ गया कि हमें मौलिक अधिकार लिखित रूप में दिए जाएं। हमें मौलिक अधिकार कैसे दिए जाएं? लिखित रूप में दिए जाएं। मौलिक अधिकार लिखित रूप में दिए जाएं। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन पटेल की अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, तो यहाँ पे भी मांग की गई। और 1931 में ही जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके तहत मांग तो की गई, लेकिन वास्तव में ये जो मांग की गई गांधी द्वारा की गई थी। और द्वितीय जो हमारा सेकंड आरटीसी था, मतलब गोलमेज सम्मेलन था उस समय। लेकिन बात कहाँ पे चल गई थी? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको पता होगा गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समय बात चली थी, लेकिन मांग हुई थी वो हुई थी 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उस समय बात हुई थी। तो ये भारत में मौलिक अधिकारों की मांग के बारे में बताया गया है, मतलब मांग कब कब हुई है, ये डेटें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे जो संविधान ने हमें मूल रूप से मूल अधिकार दिए हैं, उनकी संख्या कितनी है। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल
मूल मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। जैसे आप देखो, मैंने बताया ये 12 से 35 तक चलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ अनुच्छेदों को, पहले हम स्किप करके आगे उसके बाद बताएंगे। पहला अधिकार कौन सा है हमारा? समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों में रहता है। ठीक है, 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों में रहता है। क्या ये क्वेश्चन गलत ना करना आप, ऐसा नहीं है 14 से 18 है तो 4 है इनकी संख्या, नहीं 5 है, आप काउंट करके देख लीजिए। ठीक है, दूसरा अधिकार था वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा था है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कितने अनुच्छेदों में है? 23 से 24। चौथा है वो है हमारा धर्म की का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 28 तक है। पांचवा है वो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये है 29, 30। छठवां था हमारा संपत्ति का अधिकार। इसी को लेकर खेल है, इसी को लेकर सारा खेल है। संपत्ति का अधिकार, ये किसमें था? आर्टिकल 7वां। अभी ये जो है प्रेजेंट में खत्म कर दिया गया, अभी बता रहे हैं इसके बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अधिकार, ये 32 में है। ठीक है, तो ये हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार हमको दिए गए थे, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान संविधान में अधिकार कितने हैं? 6। 7वां एक कौन सा हटा दिया गया? जो हमारा संपत्ति का अधिकार था का अधिकार, ये था अनुच्छेद 31 में। इसको क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, और 1978 के द्वारा ये संपत्ति का अधिकार था, इसको संपत्ति का अधिकार खत्म करके इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद अनुच्छेद 300 के का में रखा गया है। तो 31 वाला जो आर्टिकल है अभी कैसा है, निरसित है। निरसित मतलब खाली पड़ा है, लेकिन इसके क्लॉज भरे हुए हैं। ठीक है, इसके क्लॉज अभी भरे हुए हैं। 31 का है वो निरसित है। अब ये हमने बता दिया, तो इसी कारण मौलिक अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के का में डाल दिया गया है। अब हम बात करेंगे अपने एक एक मौलिक अधिकार की। उससे पहले हम आपको बता दें अनुच्छेद 12 के बारे में, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 12, अब एक एक अनुच्छेद को समझते हुए चलेंगे। अधिकांशतः टीचर्स हों या अभ्यर्थी हों, इनको ना तो टीचर्स 12 और 13 को अच्छे से पढ़ाते हैं और ना ही बच्चे पढ़ते, लेकिन आपको भी एक हम छोटा सा विवरण देंगे, उसी के माध्यम से आपका काम चल जाएगा। बस आपका काम चल जाए इतना ही बहुत है। ठीक है, आपका काम चल जाए, आपको नौकरी मिल जाए इतना ही बहुत है। पीएचडी करने के लिए फिर टाइम पड़ा है, उसमें करते रहना, अभी आप नौकरी ले लें। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 है वो राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा या राज्य की परिभाषा की बात करता है। मतलब राज्य क्या है? देखो एक बात बता दें, पॉलिटिकल साइंस के तहत, राजनीति विज्ञान के तहत राज्य की परिभाषा अलग होती है और पॉलिटी के तहत राज्य की परिभाषा अलग होती है। पॉलिटी के तहत जो राज्य की परिभाषा होती है वो किसी क्षेत्र विशेष को दर्शाती है और पॉलिटिकल के तहत अगर राज्य की परिभाषा की बात करें तो वो एक बड़े भूभाग से संबंध, मतलब इंटरनेशनल लेवल के क्षेत्रों को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्षेत्रों को दर्शाता है। तो यहाँ 12 के तहत राज्य की अगर हम बात करें तो देखो हर वो क्षेत्र विशेष या कारक राज्य होगा जो सरकारों की शक्तियों का या स्वयं सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही होगी, वो हर चीज राज्य होगी। जैसे मैं कहूँ राज्य क्या है, इस 12 के तहत राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन है। अब राज्य क्या है इस 12 के तहत? संसद या विधानमंडल, विधानमंडल, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी कानूनी संस्था राज्य है। ठीक है, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी कानूनी संस्था क्या है? राज्य है। इसमें स्वयं राज्यों के विधानमंडल, केंद्रीय संसद को भी हम राज्य मान सकते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो कानूनी संस्थाएं बनाई गई हैं उनको भी हम उनको भी हम राज्य मान सकते हैं। अब हम बात करें दूसरी और बात करें, सरकार की शक्तियों का जो सार्वजनिक संस्थाएं प्रयोग कर रही हैं, सरकार की शक्तियों का जो सार्वजनिक संस्थाएं प्रयोग कर रही हैं उनको भी हम राज्य मानेंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं? हमारी कंपनियां हैं, जैसे LIC है, ONGC है, GC है, भेल है। ये हमारी सरकारी कंपनियां हैं जो सरकारी शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो इनको भी राज्य माना जाएगा अनुच्छेद 12 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 12 के तहत इनको भी राज्य माना जाएगा। अब यही है हमारा, इतना ही देख लीजिए आप। और जैसे हम स्थानीय स्वशासनों को भी राज्य माना जाएगा, स्थानीय स्वशासन जो बॉडी हैं इस 12 के तहत उनको भी राज्य माना जाएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। देखो इसके 4 क्लॉज हैं, एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम अपना वास्तव में जो मौलिक अधिकार जो हमें पढ़ने हैं वहाँ पे देखेंगे।
इसमें क्या है, हम इसको थोड़ा बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 13 वन, अनुच्छेद 13 वन की बात करें तो इसमें जो बात की गई है वो ये है, राज्य में लागू ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से, हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, लेकिन हमारा देश है उससे पहले भी कुछ कानूनों से चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो राज्य में हमारे संविधान के लागू होने से पहले कुछ ऐसे कानून निर्मित थे या निर्माणाधीन थे, मतलब कार्य कर रहे थे, जो वर्तमान में संविधान के लागू होने से, उस संविधान को लागू होने से बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि राज्य में लागू ऐसे कानून, राज्य में लागू ऐसे कानून जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले के बने हैं और अब इस संविधान लागू हो गया है, अब संविधान के कानूनों को लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन कानूनों को, जो संविधान को लागू होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन कानूनों को शून्य कर घोषित कर देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। जैसे मान के चलो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया, ठीक है। लेकिन क्या 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में कुछ कानूनों द्वारा देश नहीं चल रहा था? चल रहा था। तो संविधान लागू होने से पहले भी तो कुछ कानून थे। अब वो कानून क्या हैं? इस संविधान को लागू होने में, इस संविधान के नियमों को लागू होने में दिक्कत दे रहे हैं। तो उन प्राचीन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगा, समाप्त नहीं करेगा, शून्य घोषित कर देगा, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 13 में। और हम 13(2) की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें ये है, राज्य कोई भी ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करेगा, कानून या विधि का निर्माण नहीं करेगा जो वर्तमान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर ऐसे कानून या विधि का निर्माण कर दिया राज्य ने, और राज्य क्या है मैंने अभी बहुत अच्छे से बता दिया आपको, राज्य ऐसे कानून या विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर ऐसा करते हैं राज्य द्वारा बनाए गए कानून, तो सुप्रीम कोर्ट अब उन कानूनों को बिल्कुल समाप्त कर देगा, ठीक है। मतलब राज्य है हमारा ऐसे विधि या कानून नहीं बनाएंगे जिनसे क्या हो? FR फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। क्या हो? उल्लंघन हो। अगर ये कानून FR का उल्लंघन करते हैं तो हमारा SC है, इनको, किनको? इन विधि या कानून को क्या कर देगा? अब यहाँ समाप्त कर देगा। वहां क्या कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है? शून्य घोषित कर रहा है। मतलब उनकी सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, वो खत्म नहीं किए, कभी भी लागू करा सकता है, लेकिन यहाँ पे इनकी समाप्ति की बात कर रहा है। ऐसा राज्य ऐसा विधि या कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगर उल्लंघन होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को समाप्त कर देगा। जैसे आपने देखा होगा 2019 में सायरा बानो बाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? 3 तलाक को समाप्त कर दिया था। शायरा बानो बेगम थी, उनके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऐसा ही तो कानून था जिसके तहत 3 तलाक को समाप्त किया गया था, ठीक है। और जो 13(2) है वही हमारे न्यायिक पुनर्वालोकन का आधार भी बनता है। वैसे न्यायिक पुनर्वालोकन का संविधान में कई वर्णन नहीं है, लेकिन आधार इसी को माना जाता है। न्यायिक पुनर्वालोकन क्या है? हमने बहुत अच्छे से समझाया है जब हमने विदेशी स्रोत पढ़ाए थे, उस वाले पार्ट में अच्छे से समझाया। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा जो कॉन्टिनेंट अध्ययन वाला वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हमने भी, बच्चों ने बताया कि सर एक शब्दावली गलत हो गई है, जल संधि और चैनल। जल संधि और चैनल, तो उसमें
जल संधि को हमने चैनल बता दिया और चैनल को जल संधि बता दी, वो उल्टा हो गया है बताने में। चैनल होता है वो बड़ा रूप होता है, जल संधि होता है वो सकरा, और उससे भी सकरा होता है वो जल डमरू। आने वाले कॉन्टिनेंट के उसमें वीडियो में बता देंगे हम। तो ये समझ में आ गया होगा। 13(3) की अगर हम बात करें, देखो हम बहुत अच्छे से इसको समझा रहे हैं, आप भी उसी तरह समझिए। 13(3) की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें विधि शब्द की परिभाषा, विधि मतलब कानून क्या है, विधि का मतलब कानून क्या है, विधि शब्द की परिभाषा। अब 13(3) के तहत जो कानून है या विधि है वो क्या है, तो देखो संसद या विधान मंडल द्वारा निर्मित सभी कानून, ठीक है, क्या है, विधान संसद या विधान मंडल द्वारा निर्मित कोई कानून, वो भी विधि है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अध्यादेश ये भी क्या है, कानून है। मैंने बताया संसद विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून क्या है, विधि है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी होते हैं वो भी कानून है। सरकार द्वारा कोई अधिसूचना दी गई है, मैं यहीं पे बात कर रहा हूं, सरकार की अधिसूचना ये भी क्या है, विधि है। सरकार की अधिसूचना, सरकार के प्रपत्र, ठीक है, सरकार के प्रपत्र, सरकार के नियम, सरकार के विनियम, ये सब क्या हैं, विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, वो है 13(4) की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 13(4) की, तो वो 24वां संविधान संशोधन हुआ 1970 में। 24वां जो संविधान संशोधन हुआ 1970 में, इसमें अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन विधि नहीं होगा, ऐसा लिखा गया। मतलब 24वां संविधान संशोधन हुआ 1970 में, तो इसको परिभाषित किया गया और मतलब जोड़ा गया, 13(4) को जोड़ा गया है 24वां संविधान संशोधन 1970 द्वारा। तो इसमें लिखा क्या है 13(4) में, 368 के तहत 368 के तहत संविधान में किया गया संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या नहीं होगा, विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको अनुच्छेद 4 की, अनुच्छेद 13, 12 को परिभाषित किया। अब हम बात करेंगे अपने वास्तविक अधिकारों में, जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में। पहला हमने कौन सा बताया था, पहला बताया था हमने समता का अधिकार, किसका, समता का, कहां से, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। ये कहां तक बताया था हमने, समता का अधिकार 14 से 18 तक। तो हम पहले वाले की बात करेंगे, अनुच्छेद 14। इसमें 2 प्रकार की विधियों की बात की गई है। एक तो
विधि के समक्ष समानता का अधिकार। कौन सी विधि की बात की गई है? विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। दूसरा, विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार ये हमने कहां से अपनाया है? यूएसए से अपनाया है। ठीक है, यूएसए से अपनाया है। अब अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 15, देखो इसमें अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें कई क्लॉज हैं। उन सारे क्लॉजों को आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना है। वही क्लॉज हैं जो आपको कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और हम भी इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर व्यक्ति के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। अब किस चीज में भेदभाव नहीं करेगा? सार्वजनिक संस्थाएं हैं और हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है, आरक्षण की बात, ठीक है, तो इसमें उन संस्थाओं में भेदभाव नहीं करेगा। इसमें लिखा है राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, सॉरी धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये बात की गई है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 बन क्या कहता है? राज्य, धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान और जन्म के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में है। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15(2) की। तो देखो अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा है? एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) में लिखा है राज्य, जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर
राज्य निवास स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव कर सकता है। ठीक है, यहां ऊपर देखो मना कर रहा है, नीचे कह रहा है कर सकता है। कैसे, रीजन बात मान के चलिए, यूपी में एक वैकेंसी लिख ली पीसीएस की, और बिहार का एक लड़का यूपी में नौकरी मतलब फॉर्म डाला, एससी कैटेगरी का था। यहाँ पर एससी वालों की जो मेरिट जाती है वो जाती है मानो 75 जाती है, 75 क्वेश्चन पर उनका सिलेक्शन मतलब प्री में हो जाता है। लेकिन बिहार का जो लड़का यहाँ आया है एससी कैटेगरी का है, अब उसके साथ भेदभाव किया जाएगा किसके स्थान पर, निवास स्थान के आधार। भैया वो दूसरे राज्य में आया तो अब उसकी मेरिट एससी के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, एससी के जो यूपी के एससी हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, उसकी मेरिट जाएगी जनरल के अकॉर्डिंग। तो देखो भेदभाव हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल भेदभाव की बात करता है। अगला अगर हम बात करें अनुच्छेद 15(3), इसमें क्या लिखा है, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, खेल है आपका आर्टिकल 15(4), यहां से खेल शुरू होता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये जो आर्टिकल था प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया है 1951 में, और इसमें लिखा है एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लोगों को या व्यक्तियों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 15। शिक्षण संस्थाओं से मतलब देखो उस समय क्या था कि सवर्ण जाति के लोग अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, एससी एसटी और बीसी के लोग पढ़े थे, नाम मात्र के पढ़े थे, इनकी संख्या बहुत कम थी। तो अब टॉप मेरिट के लोग कौन से होते थे, सवर्ण जाति के होते थे। तो मान के चलिए कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे कि जिस क्राइटेरिया है कि जिसके नंबर अच्छे होंगे वही इस स्कूल में क्या ले सकता है, दाखिला ले सकता है। लेकिन अब एससी एसटी वाले वैसे ही जनरल वाले ही सारी सीटें भर लेते थे अपनी। तो ये आरक्षण है जो शैक्षिक वाला आरक्षण है वो अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया। ये सामान्य शिक्षण संस्थाओं में दिया गया किसमें दिया गया, ये सामान्य शिक्षण संस्थाओं में। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 के 5 में एक व्यवस्था की गई, और ये संविधान संशोधन हुआ था आपका 93वां संविधान संशोधन था 2006 में। ठीक है, उसके तहत इन्हीं तीनों को, किसको, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग, अभी ओबीसी नहीं आया, मैं पिछड़ा वर्ग है, बाद में डिफाइन होगा पिछड़ा वर्ग में किस किस को रखा जाए। एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। उच्च संस्थाओं से मतलब है जैसे बीटेक, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कंप्यूटिंग कॉलेज हैं, जो उच्च लेवल के कॉलेज हैं उनकी बात करता है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, उसमें आरक्षण की बात की गई है। अब दोनों का
दोनों को जो आधार दिया गया है दोनों अनुच्छेदों में वो है, ये दोनों ही अनुच्छेद में जो आरक्षण दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है? इन दोनों अनुच्छेदों का आधार क्या है? आधार है सामाजिक सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन पिछड़ापन इसके आधार पर इनको क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया। ठीक, अब भाई तो जनरल वाले कहाँ रह जाते हैं? ईडब्ल्यूएस वाले देखिए 15(6) सारे क्लॉज बताए हैं हमने, अच्छे से याद रखना। 103वां संविधान संशोधन किया 2019 में, और जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको भी सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि के आधार पर, ठीक है, उनको भी कितना 10% आरक्षण देने की आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये क्लॉज थे आपके अनुच्छेद 15 के। ठीक है, अनुच्छेद 15 के क्लॉज थे। अब हम आर्टिकल 16 की बात करेंगे। आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन या लोक सेवा। लोक नियोजन, अब तक तो आपको शिक्षण संस्थाओं में आर्टिकल 15 के तहत शिक्षण संस्थाओं में दिया गया है आरक्षण, अब दिया जाएगा वो लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में आरक्षण, वो 16 ही है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 16। अब इसको हम थोड़ा जल्दी समझेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया, थोड़ा जल्दी समझेंगे। देखो आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 में ठीक है, देखो अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो एक एक आर्टिकल को अब आपको इसी तरह से थोड़ा जल्दी कर ले रहे हैं, नोट्स इसी तरह से बना लेना। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है लोक सेवा, इसी को कहते हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन। इसमें क्या लिखा है? लोक नियोजन का मतलब है कोई फॉर्म निकला, ठीक है, कोई फॉर्म निकला, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार है। ठीक है, सभी को समान अधिकार है। लोक नियोजन में, लोक नियोजन या लोक सेवा में समान अधिकार, सभी को बराबर अधिकार है। आर्टिकल 16(1) में इसका 16(2) क्या कहता है? जो लोक सेवाओं में या लोक नियोजन के अवसर में किस किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप यहाँ के निवासी हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, सभी को समान अधिकार है फॉर्म डालने का। ऐसा नहीं है कि हमारे यूपी के कोई सीएम है वो किसी जाति विशेष को लेकर एक नौकरी निकालने सिर्फ इस जाति के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्लंघन होगा। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक सेवाओं में, ठीक है, अब ये वाला निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की बात करता है। सॉरी, एक यहाँ पे कुछ गलती है। देखिए, हमने आर्टिकल जो आपको एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये वाला ये गलत हो गया है। आर्टिकल 2 15(2)
इसको देखो सुधार लो, आर्टिकल 15(2) को सुधार लीजिए और यहाँ पे 15(2) में ये हो जाएगा, 15(2) में ये हो जाएगा, राज्य में स्थित सभी, राज्य में स्थित सभी सार्वजनिक क्षेत्रों या सार्वजनिक जगहों का प्रयोग सभी जाति के लोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी जाति के, ये गलती मतलब ये गलत हो गया था वहां पे, इसको सुधार लेना आप। ठीक है, इसको सुधार लेना कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनका प्रयोग सभी जाति के लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई मतलब किसी जाति का, कोई उच्च जाति का, कोई निम्न जाति का। जैसे खेल का मैदान है, आपके गांव में कुआं है, खेल का मैदान, ऐसा नहीं है कि वहां सबर जाति के लोग खेलेंगे, नहीं, वहां सभी लोगों का समान संरक्षण है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 में हमने गलत बता दिया था, तो इसको सुधार लेना आप। अब हम बात कर रहे हैं 16 पे। 16 में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये यहाँ वहां गलती हो गई। लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मैंने कहा जो बिहार का लड़का यूपी में देने आएगा एससी या ओबीसी कैटेगरी का, उसकी जनरल से मेरिट जाएगी। तो देखो वो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो बिहार का है, वो यूपी में फॉर्म डाला है, पेपर दिया है, लेकिन उसकी मेरिट क्या यूपी के एससी या ओबीसी के बराबर जाएगी? नहीं, उसकी जनरल के हिसाब से जाएगी। तो देखो भेदभाव यहाँ पे वो गलत हो गया था वहां। आर्टिकल 16(4) की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है एससी एसटी को पिछड़ा वर्ग के, एससी एसटी या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको लोक सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। मतलब उनको नौकरी में, और नौकरी में जो आरक्षण दिया जाएगा वो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण दिया जाएगा, मतलब उनकी संख्या कम है इसलिए हम उनको आरक्षण देंगे। जैसे आपने कोई फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं एससी एसटी वालों की कम जाती है, ओबीसी वालों की कम जाती है, जनरल वालों की थोड़ा हाई जाती है। ठीक है, तो वो ओबीसी और जनरल वालों का लगभग में सेम ही रहता है, बस एससी और एसटी वालों की कम जाती है। तो जो आरक्षण मिला हुआ है, जो श्रेणियां बटी हुई हैं मेरिट के कम जाने की, वो आरक्षण किसके तहत है? वो इसी के तहत है, अनुच्छेद 16(4) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) के तहत। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16(5) की अगर हम बात करें उसमें कुछ नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। अब अनुच्छेद 6 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 6 ये कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसमें क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस के जो जनरल कैटेगरी से एक ईडब्ल्यूएस जाति निकाली गई, कुछ लोगों को निकाला गया आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, इकोनॉमिक वीक सेक्शन के हिसाब से निकाले गए। तो उन लोगों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात की गई है। यहाँ देखो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया इन लोगों को, लेकिन पीछे था जो 15(6) था उसमें शैक्षणिक संस्थाओं में या नौकरियों में बात की गई है, वहां शैक्षणिक संस्थाओं में था। दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये इसके बाद हम एक बात और आपको बता दें जो है ये देखिए अनुच्छेद 16(a), ठीक है, अनुच्छेद 16(a) का ये जो प्रावधान था 6 का, ये अनुच्छेद 6 का ए था, अनुच्छेद 16(6) का ए था। उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में। इसमें क्या किया है, वैसे कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, किसके द्वारा? 16(6) आर्टिकल जोड़ा गया 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा, एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अब देखो ये ईडब्ल्यूएस, अब यहाँ पे एक बात फंस गई कि अन्य पिछड़ा वर्ग में किसको शामिल किया जाए।
अन्य पिछड़ा वर्ग में किसको शामिल किया जाए? अनुच्छेद 340 में एक, अब इसी को डिफाइन करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में किसको शामिल किया जाए, तो अनुच्छेद 340 में एक बात कही गई है कि राष्ट्रपति समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययन के लिए एक आयोग गठित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह आर्टिकल 340 के तहत शक्ति प्राप्त है। तो देखो, राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के अध्ययन के लिए या उनके विकास के लिए आयोग गठन करने का क्या है? अधिकार है। क्या है ये? अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 340 के तहत। ठीक, और क्या अधिकार है? अब इसी के तहत क्या हुआ है उसको देखो। 1953 में क्या हुआ? एक काका कालेकर नाम का आयोग गठित किया गया। इसने ओबीसी को, अब अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या क्या क्लॉज डाले? इसने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को हम ओबीसी नाम दे रहे हैं, लेकिन नाम देने की सिफारिश की इसने और आरक्षण दिलवाने की बात की है। तो काका कालेकर आयोग 1953 में बना। इसने इसकी जो रिपोर्ट आई वो कब आई? रिपोर्ट 1955 में आई है। 1955 में रिपोर्ट आई है और इसने कहा है कि हम ओबीसी को क्या दिलाएंगे? आरक्षण दिलाने की बात करें, सिफारिश की। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेसी सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चलकर 1977 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, तब वहां पर एक मंडल आयोग का गठन हुआ। बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ 1979 में। तो उसने भी अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि हम आरक्षण की बात करेंगे, सिफारिश कर रहे हैं। अब जैसे ही सिफारिश मतलब इस पर कार्य करना शुरू हुए मोरारजी देसाई, तो तब तक उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी जी आ गई, फिर कांग्रेस सरकार आई, तो काका मतलब उस आयोग, मंडल आयोग पर कोई बात नहीं की जा सकी। जो हमारा ओबीसी है उसके आरक्षण पर कोई बात नहीं की जा सकी। आगे चलकर पुनः 1990 में बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती है। तो उस सरकार के तहत ओबीसी को वही हमारा जो मंडल आयोग बना था उसके तहत 27% आरक्षण देने की बात कर दी गई और 27% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? 1955 काका कालेकर आयोग कब बना? पहले नंबर तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1953 में बना। इसकी रिपोर्ट कब आई? 1955 में आई। क्या कह रहा है? ओबीसी आरक्षण की सिफारिश करता है। ये ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश करता है। ठीक है, फिर 1955 में इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस सरकार की वजह से। 1977 में जब मोरारजी देसाई की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, किसकी? मोरारजी देसाई, तो इन्होंने कार्य करना शुरू किया। 1 जनवरी 1979 को बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस मंडल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो कब की? 1980 में। लेकिन अब रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की थी? ओबीसी के आरक्षण देने की सिफारिश की थी इस आयोग ने भी। 1980 में सरकार गिर जाती, पुनः इंदिरा गांधी आ जाती, कांग्रेस सरकार, फिर ध्यान नहीं दिया जाता इस पर। फिर 1990 में बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, हमारे पीएम बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों की ओर ध्यान दिया और इन्हीं के सहयोग से ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया। तो ओबीसी आरक्षण के दायरे में कब आई है? 1990 में आई है। लेकिन इनके खिलाफ क्या हुआ? कांग्रेसी लोग थे, वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे 1963 में, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन वो हटे नहीं थे, ये हट गए। अब 1991 में कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं थी उस समय, ओबीसी के लिए बहुत खटक रही थी ओबीसी को आरक्षण। तो नरसिम्हा राव की सरकार आती है और बोले कि हम जो जनरल हैं उनको भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण देंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद एक वेंकट चलैया नाम के सीजेआई थे, पैनल 9 सदस्यों का पीठ बनती है। वो पीठ क्या करती है? इनकी इस मांग को खारिज कर देती है। अब हम बात करते हैं 17 की, अनुच्छेद 17 की, अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत से मतलब है, जैसे आपने देखा होगा गांव में सबर जाति के लोग हैं या बीसी के लोग हैं या SC ST वालों को कुछ अपशब्द, साथ जाति सूचक शब्द बोल देते हैं। जैसे कोई SC कैटेगरी का है, कोई किसी जाति से बिलोंग करता है, उसको आपने मान के चलिए कोई किसी भी कास्ट का है और उसी कास्ट का नाम लेके आपने उसको चिढ़ाया, तो वो जाके
ये शब्द होते थे ना, कुछ गलत होते थे, इन्हीं को खत्म करने के लिए, इससे फिर क्या होती थी, भेदभाव उत्पन्न होता था, इसी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 में क्या किया गया, अस्पृश्यता में छुआछूत का अंत किया गया। इसके तहत संसद द्वारा कई बार एक्ट बनाए गए, जैसे 1955 में कौन सा एक्ट बना था, अस्पृश्यता निवारण एक्ट, और 1976 में कौन सा एक्ट बना था, नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट। ठीक है, ये ऐसे ही याद कर लेना कुछ नहीं, नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट था, ये बहुत खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक था। इसी में हरिजन एक्ट लग जाती है, मतलब आपने देखा होगा कि गांव में आपस में लड़ाई हो जाए, यार दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो वो कुछ नहीं, झूठे केस में ही फंसा देते। इस कानून में ये प्रावधान है कि किसी ने अगर कह दिया कि इसने मुझसे जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, तो पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी बाद में, ठीक है, बाद में उसकी जांच पांच होगी। लेकिन ये गलत है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें 1989 में इसका SC/ST का जो अत्याचार निवारण एक्ट आया, ठीक है, ये थे हमारे अस्पृश्यता छुआछूत को अंत करने वाले एक्ट हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को थोड़ा बुरा न लग जाए, देखो ये कि हमने बोल दिया कि ये गलत है, इस एक्ट को समाप्त करना चाहिए। हाँ, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे पर हरिजन एक्ट लगा देते, इसलिए गलत है। ठीक है, आपका जो अधिकार है वो बना रहे, लेकिन वास्तव में जो कानून का एक दायरा होता है उसके अकॉर्डिंग पहले उस चीज की जांच होनी चाहिए, उसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। इस एक्ट के तहत क्या है कि पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, मारपीट लगा देती है पुलिस, उसके बाद उससे जांच पड़ताल होती है, बाद में पता पड़ा कि वो व्यक्ति निर्दोष था, तो इसलिए गलत है। ठीक है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी जाति सूचक शब्द को या किसी जो निम्न जाति का व्यक्ति है उसके अपमान करना। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अब आर्टिकल 18 की बात करें तो हम उसको ऐसे ही बता दे रहे हैं। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों के अंत की बात की गई है। जैसे ब्रिटिश शासन काल में लोगों को उपाधियां दी जाती है, जैसे किसी को केसर हिंद कहा जाता है, किसी को महात्मा कहा जाता है, किसी को सर कहा जाता है, किसी को लॉर्ड कहा जाता है, ये उपाधियों का अंत कर दिया गया उनमें। हाँ, अगर उपाधियां देनी है तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती हैं, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। और अगर विदेशी कोई उपाधि धारण करना चाहता है भारत का व्यक्ति तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 18 था जहां उपाधियों के अंत की बात की गई, लेकिन कुछ परिस्थितियों उपाधियां धारण की जा सकती हैं। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है तो उन्हें उपाधि मिल सकती है। भारत का कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि धारण करेगा तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से। तो आज के लिए मौलिक अधिकार हमारा टॉपिक है, आधा हमने मतलब थोड़ा देख लिया है। अब जो मौलिक अधिकारों के प्रावधान होंगे वो छोटे होंगे, जल्दी हो जाएगा। यही ये जो कुछ था वो समझाने वाला था। आर्टिकल 15(2) को आप अच्छे से देख लेना, उसको मैंने गलत करा दिया था, अब आप बाद में सही करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,